Okay, student. So till now we discussed the Newton's first law and second law. So today, the today heading is our Newton's third law. Okay, student. So today I am going to discuss the Newton's third law of motion. Okay. So like in first law, what we discuss the क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स. मैं इसको लिख देता हूँ, कुछ बेसिक चीजें वो पहले लिख देता हूँ कि फर्स्ट लॉ जो था हमारा, फर्स्ट लॉ गिव्स qualitative idea. It's giving the qualitative idea of force. Okay, students. So in first law, what you see, the qualitative idea of force. Force. Okay. Second law. The second law is given as a measure of the force. Okay. मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, second law provide us an idea to measure, ऐसा लिखते हैं, idea to measure force. ठीक है बच्चे. सो फर्स्ट लॉ हम लोग को क्या बताया, फर्स्ट लॉ हम लोग को बताया है क्वालिटेटिव आइडिया, है ना, एंड सेकंड लॉ हम लोग को बताया कि मेजरमेंट ऑफ द फोर्स. ओके स्टूडेंट, ये तीनों ले. अभी जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट वन इज द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ. ओके. थर्ड लॉ का स्टेटमेंट आप में से बहुत सारे बच्चे को पता होगा, है ना, बहुत इजी है, सबसे इजी, बच्चों को याद करना आसान रहता है. तो इसका मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ. स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, आपको बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ मिल सकता है, मैं आपको सिंपल में बताता हूँ. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अपोजिट रिएक्शन क्या मतलब है सर? न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पहले आप स्टेटमेंट को देखो. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इट मीन्स व्हाट? लुक एट दिस. लाइक if you are putting a block on a surface, you are putting a block on a surface, what is happening here, student? This block is applying force in downward direction. How much? Weight. That is the mg. And this surface, due to this weight, what will happen? Actually ऐसा होना चाहिए था, इस ब्लॉक को नीचे चले जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है बच्चे, ये यहीं पे है. इसका मतलब क्या है कि जिस सरफेस पे हमने ब्लॉक को रखा है that is also applying a reaction force. And if you are drawing a free body diagram of this block, so in downward direction it having a force, that is the mg, and in upward direction there is a one normal force which is balancing. So from here you are writing n equal to mg. अब देखो जरा, n equal to mc means what? action reaction. here action is क्या, आपने एक ब्लॉक को एक सरफेस पे रख दिया, तो वो जो नीचे की ओर वेट अप्लाई करा, दैट इज द एक्शन. And whatever the force that surface is applying on the block, that is a reaction. और आप यहां से देख रहे हो क्या है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन कैसा है इसका, अपोजिट है. देखो इस ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा था, जो एक्शन फोर्स था यहाँ पे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. जो रिएक्शन लगा किसके चलते, सरफेस के चलते, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. वो किधर है, ऊपर की ओर है. समझ में आ रहा है आपको? यहां से ये चीजें समझ में आया, हाँ ना बोलो? ओके, वेरी गुड. आप लोग को बीच में रिस्पांस देते रहना है. क्या है ना कि इस तरह से सिंपल सुनना नहीं है. वेन एवर आई एम कंप्लीटिंग आस्किंग, इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स. अगर डाउट्स नहीं है तो आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया. ओके, तो मुझे एक मैसेज मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा, तो मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा. मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ रिगार्डिंग दिस थर्ड लॉ. जो थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर रहा है क्या है, यहां से एक चीज पता चला, जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अकर्स इन पेयर. इस सेंटेंस को लिख देता हूं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस पर. द फोर्स इज ऑलवेज
अकर इन पेयर। क्या मतलब है सर? एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। अब एक चीज और बच्चे को लगता है, देखो जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल को फिर से गौर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा और कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। आपको फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में आपको चीजों को समझना होता है। तो हमने जो ये ब्लॉक लगाया है, देखो हमने क्या किया, एक सरफेस पे जो ब्लॉक रखा है, आपको एक चीज पता चला, ये ब्लॉक नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। ये ब्लॉक समझ, स्टेटमेंट पर ध्यान दो, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाओ। This block is applying force on the surface in downward direction. कितना फोर्स लगा है? ओमेगा इक्वल टू mg। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो ब्लॉक है वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, किस पे? इस सरफेस पे। ये ब्लॉक लगा रहा है किस पे? सरफेस पे। स्टेटमेंट को समझना। एंड दैट फोर्स इज व्हाट? इक्वल टू द वेट एंड विच इज mg। अब क्या हो रहा है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, किस पे? ब्लॉक पे। नॉर्मल फर्स्ट कंडीशन, अगर आप इसको मानते हो एक्शन, इफ यू आर एज्यूमिंग दिस इज द एक्शन, ये एक्शन है, और ये आपका, अगर आपने इसको एज्यूम किया रिएक्शन, आसान है इसलिए आप यहां से समझ सकते हो, दिस इज द रिएक्शन। ओके समझो, तो ये एक्शन फोर्स कौन है? दिस एक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस एंड द रिएक्शन फोर्स इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। समझ में आ रहा है? तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को समझ में आया, एक सेंटेंस हम लोग को समझ में आया, क्या कि जो एक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन, समझना, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडीज। नहीं समझ में या आ गया समझ में? बताओ, ये सेंटेंस का मतलब समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? फिजिक्स में क्या आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब देखो, हाँ, जैसे कि आप इफ यू आर हिटिंग अ टेबल विथ योर हैंड, आपने ऐसे पाम से टेबल को हिट किया, तो टेबल भी, आप टेबल पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, द टेबल इज सेम मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाइंग ऑन योर हैंड, है ना। अगर पाम से टेबल को इस तरह से पुश कर रहे हो नीचे की ओर, तो टेबल भी क्या कर रहा है, आपको आपके पाम पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो आपको यहां से क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आ रहा है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आ रहा है। अब देखो, मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन इसका कुछ एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझना है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लेकिन लिख करके कोई फायदा नहीं है, आपको समझना चाहिए। समझना क्या है, मैं पहले हेडिंग लिख देता हूं। हेडिंग इज व्हाट? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका एप्लीकेशन क्या है मैं आपको बताते चलता हूं। देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चे, कि जैसे कि आप चलते हो, एप्लीकेशन इन वॉकिंग, मैं इसको बोलूं जैसे एप्लीकेशन, मैं समझाता हूं आपको, लिखाऊंगा नहीं इसको। एप्लीकेशन इन वॉकिंग क्या है सर, मैं बताता हूं। एप्लीकेशन इन वॉकिंग क्या है बच्चे, कि जैसे आप जब चलते हो, वाइल मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे की ओर चल रहे हो, जैसे कि कोई, ये मान लिया कि कोई बच्चा है ना, और ये सरफेस पे चल रहा है, तो जब ये आगे की ओर चल रहा है उस समय क्या करता है, सरफेस को पीछे की ओर आप पुश करते रहते हो, तो आपको क्या करता है, आगे की ओर आप पे फोर्स लगता है, सरफेस आप पे, आप अगर सरफेस पे पीछे की ओर फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, आप पे आगे की ओर लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो इसके चलते ही आप क्या करते हो, आगे मूव होता है। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आप आराम से इसको अच्छे से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, व्हाइल मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, दैट इज द एक्शन, एंड इक्वल एंड अपोजिट अप्लाइड फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन us, that is in forward direction. So if you are pushing ground in backward direction, ये पर्सन जो है अगर पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है, तो ये सरफेस क्या होगा, इस पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा, कितना, इक्वल एंड अपोजिट, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा और फोर्स लगेगा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स आप जो है आगे की ओर मूव करते हो, आप वॉक कर पाते हो। समझ में आ रहा है आपको, ये चीजें समझ में आया। सेकेंड एप्लीकेशन बताता हूं आपको, ये समझ में आया सबको? देखो, हाँ ना नहीं, जब तक समझ में नहीं है आप मेरे से बार बार पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप छोटे बच्चे हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्लास 11th में जाओगे तो ये बेसिक चीजें आप फील नहीं कर पाओगे। वहां पे क्या है, हम लोग को बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है,
तो वहां फीलिंग करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप किसी चीज को, किसी का फील फैक्टर, थॉट प्रोसेस डेवलप करने का। ये जो क्लास 9th और 10th है ना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट का जो थॉट प्रोसेस है, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीजों को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लास 9 और 10th में डेवलप करना होता है, 11th 12th में उसका अप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसीलिए क्लास, आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर राइट नाउ आई मीन क्लास 9th, तो कितना इंपॉर्टेंट है, इतना भी नहीं है, अभी बोर्ड एग्जाम भी नहीं है। और अगर अपन आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अपन बाद में कर लेंगे सर जब 11th 12th में जाएंगे, क्योंकि 11th 12th का सिलेबस, ठीक है बच्चे 11th 12th का सिलेबस आने वाला है वहां पे, बट जो आपका एक सब्जेक्ट को लेके फील फैक्टर होता है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना होता है, आप ये चीजें क्लास 9 और 10th में कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है, जो आप क्लास 9th में अभी पढ़ रहे हो ना, इसी का एक्सटेंशन आपको क्लास 11th में मिलेगा, एंड आप क्लास 10th में जो पढ़ोगे उसका एक्सटेंशन आपको क्लास 12th में मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? इसलिए क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसको इग्नोर करके नहीं चलेगा। आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, मुझे पता है। आप लोग में से 80% स्टूडेंट्स क्लास 9th को सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं एग्जाम लेता हूं, मैं आप लोग से बात करता हूं, आपके क्वेश्चंस पेपर चेक करता हूं, मुझे पता है आपके क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत कैजुअली ले रहा है क्लास 9th को। बट आपको ये चीजें जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको फील होगा कि नहीं, सर पढ़ाना चाह रहे थे, उसके बाद भी हम लोग ने स्किप किया क्लासेस। अभी देखो कितने 50% भी अटेंडेंस नहीं है हम लोग के इस क्लास में। तो क्लास 9th के बच्चों में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी देखा जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। द सेकेंड एप्लीकेशन इज व्हाट? आप में से बहुत सारे बच्चे जो है सो बोटिंग करने जाते हैं, है ना? तो इसका एप्लीकेशन यहां पे भी होता है, रोइंग अ बोट इन रिवर। रिवर, सी, आप जहां भी चलो, वाटर भी लिख देता तो मैं ठीक ही था, मैं रिवर लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस थर्ड लॉ। क्या है मैं बताता हूँ। देखो, जब आप बोट चलाते हो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोटिंग किया होगा, तो वो उस समय क्या करते हैं, हम लोग वहां एक हैंडल लगा रहता है, उसका भी कुछ नाम होता है, मैं भूल गया हूँ, उसको क्या कहते हैं, जिससे हम लोग फोर्स लगाते हैं पीछे की ओर। छोड़ो, तो उसको हम लोग एक वर्ड से डिफाइन करते हैं, ओर्स, है ना? एक यूज करते हैं वर्ड ओर्स, ये होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। आप लोग में किस किस बच्चे ने बोटिंग किया है? किसी ने बोटिंग किया है कि नहीं, या कोई नहीं किया है? कोई तो, हाँ, यस, वेरी गुड। तो जिसने बोटिंग किया होगा, खुद से आप लोग ऐसे जाते हैं, हम लोग कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे कुछ 40 50 100 रुपए लेकर के बोट अवेलेबल होता है, फैमिली के लिए लेते हैं 400 500 रुपए में मिल जाता है। उसके बाद हम लोग को वहां पे खुद ही बोटिंग करना होता है ना? तो सब फैमिली मेंबर मिलकर के बोटिंग करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उस समय, वाटर पे पीछे की ओर फोर्स लगाते रहते हैं, और वाटर क्या करता है, उस बोट पे आगे की ओर रिएक्शन फोर्स लगाता है, और जिसके चलते बोट जो है आपका आगे की ओर मूव करता है ना? सबने देखा है, सबने एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, मूवी में देखा होगा, किसी सीरीज में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा, किसी फ्रेंड को चलाते देखा होगा, तो आपने देखा होगा, या बोटिंग आपने बगल से, नदी के बगल से देखा होगा, है ना? जो मल्लाह होते हैं, मछुआरा होते हैं, वो लोग बोटिंग करते रहते हैं, मछली मारने के लिए जाते रहते हैं, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम लोग अपने आसपास जो चीजें होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना? तो आपने देखा होगा कि वहां जो है सो इसको हिंदी में चप्पू कहा जाता है, उसको चप्पू ऐसे चलाते रहते हैं, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं कि उससे फोर्स लगाते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और आपका नाव जो है सो आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना? तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्शन रिएक्शन पे है। थर्ड जो है, थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है बच्चे, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। अब ये तो चीजें किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन दिवाली वाला रॉकेट सबने चलाया है ना? आप लोग दिवाली में रॉकेट चलाए हो कि नहीं, दिवाली में, क्रिसमस में? हाँ, मुझे पता है सब बच्चे बदमाश हैं यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जरूरी नहीं है, जो बदमाश है वही चलाते हैं, मैं भी चलाता था। ठीक है, एक मिनट, ये ब्लर हो रहा था कैमरा। ठीक है, तो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, आपने देखा होगा रॉकेट को लॉन्च करते समय, जब आप लोग, चलो मैं दिवाली वाला रॉकेट का एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखोगे इसमें जो भी है फ्यूल्स की तरह उसमें कुछ पड़ा रहता है, आप जब आग लगाते हो तो नीचे पीछे से क्या होता है, इस तरह से जो है सो फ्यूल बर्न होकर के स्मोक और क्या कहता है फायर इस तरह से बाहर निकलता है। इसके चलते क्या होता है, इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। और देखो
ये पीछे की ओर आ रहा है, इसके चलते एक रिकॉल फोर्स लग रहा है और जिसके चलते हमारा रॉकेट जो है तो इस डायरेक्शन में मूव करता है। गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअल में ये बाहर इधर की ओर एग्जिट करता रहता है और इस पर फोर्स लगता है और जिसके चलते जो है हमारा रॉकेट कैसा होता है, ऊपर की ओर जाते रहता है। समझ में आ रहा है? जो गैसेस होता है वो क्या होता है, बहुत तेजी से पीछे की ओर आते रहता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग, ये आपका इंटरनल कंबंशन है ना, या अंदर जो आपने आग लगाया जिसके चलते वो जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, उसके चलते क्या होता है, स्मोक और फायर से ये सब बाहर निकलते रहता है, बहुत तेज निकलता है। इसलिए आप देखोगे रॉकेट जो है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत तेज भागता है। एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ये एक्शन है, उसका रिएक्शन है, और उस रिएक्शन के चलते आपका रॉकेट भागता है। सबने ऑब्जर्व किया है ये चीजें, सबने देखा है। कोई बच्चा है जिसने आज तक कभी रॉकेट ही नहीं चलाया, ऐसा है कोई यहाँ पे? कोई है? तुमने नहीं चलाया? अच्छा अच्छा, तो देखे होगे है ना, जैसे ही हम लोग उसको जलाते हैं तो नीचे की ओर जो है, सो आपने देखा होगा कि वहां से ऐसे फायर टाइप का स्मोक निकलते रहता है और आगे की ओर भागते रहता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है जो इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, रिकॉल ऑफ गन। अब ये चलो जी, इसका भी आप लोग ने मेला, आप लोग घूमने जाते हो तो वहां पे बलून पे निशाना लगाते हैं हम लोग। किस किसने लगाया बलून पे निशाना? किस किसने लगाया? सबने? लगा नहीं? कि लगा था? अच्छा, 10 रुपए में से 1-2 लगाने देता है ना निशाना। मेरे टाइम में मैं छोटा था तो 5 रुपए में 5 देता था, लेकिन अब बहुत महंगा हो गया है, और जब से महंगा हुआ तब से मैं नहीं लगाया। तो मैं छोटा बच्चा था तो मैं लगाने जाता था, 5 रुपए का 5 देता था वो लगाने का। आजकल सर 10 रुपीज में 2 या 3 देता है, ऐसा देता है ना। क्या है करंट रेट मुझे बताओ? अच्छा, 10 में 2 या 3, हाँ तो ऐसे ही देता है, ठीक है। तो रिकॉल ऑफ गन आप वहां पे देखोगे, आप तो ओरिजिनल गन होप सो आप में से किसी ने नहीं चलाया होगा, अब कुछ हो सकता है 1-2 बच्चा जिसने, मुझे नहीं पता, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें भी आपने देखा होगा कि जब आप फायर करते हो तो पीछे की ओर जर्क आता है। जिसने लगाया ये फील किया, किस किसने वो जर्क फील किया है पीछे की ओर? जब आप चलाते हो, जैसे ही आपका वो स्मॉल स्टील बॉल की तरह, बहुत छोटा सा स्टील बॉल रहता है, वो आगे की ओर फायर होता है तो तुम देखोगे पीछे की ओर उसमें जर्क लगता है। ऐसा किसी ने फील किया है? यस। हाँ, तो जब आपका बुलेट फायर होता है गन से तो उस समय क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स रिकॉल वेलोसिटी लगता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो इनिशियली मैं कोशिश करता हूँ, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ। देखो, ये मान लो गन है, ठीक है, इसके अंदर अभी बुलेट था, अभी ये रेस्ट में था, ये पूरा का पूरा रेस्ट में था, ठीक है। मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कितने से ये पीछे की ओर रिकॉल करेगा, लेकिन अभी समझना। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इस गन से बुलेट का फायर हो गया, आपने बुलेट फायर किया, अब देखो इस तरह से बुलेट फायर हुआ तो ये आगे की ओर भागेगा, तो आप देखोगे ये भी पीछे की ओर भागेगा। अगर ये मान लो वी वी बी बी बुलेट का है तो ये वी जिसे सब पीछे की ओर लगता है, पीछे की ओर एक जर्क लगता है, तो ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर का एक ये भी एग्जांपल है। इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग एप्लीकेशन समझ में आया, और भी बहुत सारा है, मैं आपको इतना ही पता है। अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं और वहां पे मैं ये क्वेश्चंस या बोटिंग का क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एक दो, तो आपको फील, आपका और जो फील फैक्टर है वो डेवलप होगा, ठीक है ना। चीज़ों को लेकर के आपका जो फील है, जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो डेवलप, एक्चुअल मेन अभी जो आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, उसका एक्चुअल में जो काम है ना, वो क्या है, आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, ठीक है ना। किस चीज़ से सोचते हैं ये चीज़ें डेवलप होना चाहिए, किसी चीज़ को लेकर के आपका व्यू कैसा है ये चीज़ें डेवलप होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ क्या क्या पढ़ाया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखो कहाँ गैस में लेजर होता है, हाँ देखो मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया कि ये इस तरह से पढ़ाया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को पढ़ा था। उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करें कि फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा है और सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ में जो है हमने देखा है क्या, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ फोर्स, एंड सेकेंड लॉ में हमने क्या देखा था कि मेजर फोर्स, आइडिया टू मेजर फोर्स। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, उसके बाद क्या है बच्चे, देखो मैं आपको यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश किया कि किस तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। उसका एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट एप्लीकेशन देखा हमने कि हम लोग को जो है, ये वॉकिंग का स्पेलिंग मैंने क्या लिखा है, मतलब नहीं बोला नहीं, एप्लीकेशन इन वॉकिंग, देखो
एप्लीकेशन इन वॉकिंग लिखना था मुझे, मैंने क्या लिख दिया था, वर्किंग लिख दिया था। तो एप्लीकेशन इन वॉकिंग है ना, तो आप जब चलते हो उस समय आप क्या करते हो, पीछे की ओर पुश करते हो ग्राउंड को, और आपको आगे की ओर फोर्स लगता है बाय ग्राउंड, और आप मूव कर पाते हो। उसके बाद फिर अदर एप्लीकेशन देखा हमने बोटिंग में, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट एंड रिकॉल ऑफ गन। ठीक है, इतना देख ली। इसमें बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, समझते हैं पहले आराम आराम से। ठीक है, कोई धरफड़ी नहीं है, हम लोग का बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। ठीक है ना। अब क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका बॉडी है, अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट बॉडी, इट मीन्स द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी इज गोइंग टू रिमेन्स अनचेंज। मैं इसको लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, इसको तो आना चाहिए, इसे मैं लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ कि इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग on a system the momentum of the system remains unchanged। देखो बच्चे, मैंने एक चीज देखा है, आप लोग मैसेज करते रहते हो कि सर हमारे, मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। आप ना उसके सेंटेंस को लाइन में, आप छोटे बच्चे नहीं हो, यू आर नॉट इन नर्सरी, यू आर नॉट फिफ्थ क्लास की, आपको एज इट इज डेफिनेशन होना चाहिए। डेफिनेशन नहीं, आपको मतलब समझ में होना चाहिए, और वो अपने लैंग्वेज में होना चाहिए। क्योंकि कल या परसों आपके क्लास से ही एक बच्चा जो है जो मेरे से पूछ रहा था कि सर जो आपने स्टेटमेंट लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, सेकंड लॉ का, थर्ड लॉ का, दैट आर द डिफरेंट फ्रॉम वट एवर द डेफिनेशंस आर रिटन इन द आवर टेक्स्ट बुक, इट इज ओके, वो गलत नहीं। बट मैं आपको जो है अपने लैंग्वेज में दिखाता हूँ, है ना, मैं आपको अपने लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, तो आपको भी चीज़ें को समझना है। और जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट दैट इन योर ओन लैंग्वेज। आपको उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। आप कितना डेफिनेशन याद करोगे, है ना, आपका सिलेबस बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए तो मैंने क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम the momentum of the system remains unchanged, है ना, the momentum of system is remains unchanged। क्या है मतलब सर, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो है सो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं बच्चे, देखो अगर हमने एक मान लो बॉल लिया, ठीक है, इस बॉल का मास जो है m1 था बच्चे, और ये इधर की ओर मूव कर रहा था विद द u1, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u1 था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा मास जो है बच्चे दैट वन इज द m2 एंड इट इज मूविंग विद द क्या हो गया ऐसा क्यों है, इट इज मूविंग विद द u2। अच्छा सर, अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद इसके बीच में टक्कर हो गई बच्चे, कोलाइड के कोलिजन, ये m1 है और ये m2 है, ये एक दूसरे से कोलाइड किया। कोलाइड कब करेगा, इफ u2 इज लेस देन u1, अगर ये ज्यादा स्पीड से होगा तब ये टक्कर होगा। मान लो ये तेज जा रहा है, ये स्लो जा रहा है, तब तो टक्कर होगा ही नहीं। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये केस है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद टक्कर। अब इस टक्कर के बाद आफ्टर दिस कोलिजन क्या देखा गया, आफ्टर दिस कोलिजन जो हमारा मास m1 है वो देखा गया, इट इज मूविंग विद द, जो m1 है वो हमारा देखा गया कि ये मूव कर रहा है v1 से, और जो हमारा m2 था, ये m2 जो है वो मूव करते हुए देखा गया
v2 से। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप देखो जरा, इस पूरे सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये खुद है, इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसके पास भी अपना कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है इससे, तो क्या होगा, इसमें टक्कर होगा, टक्कर के बाद फिर से ये दूसरे दूसरे वेलोसिटी से अपना मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई फोर्स नहीं है। इफ देयर इज नो फोर्स, तो मैं अगर बोलूं कि ये जब कोलिजन से पहले मैं मानता हूं मोमेंटम p इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा है सर आपने, मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका जो मोमेंटम, मोमेंटम का डेफिनेशन आपको बताया था, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, और क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके लिए p इनिशियल लिखा, ये क्या हो जाएगा सर, m1u1 प्लस m2u2। सर क्या इसको इस तरह से लिखना चाहिए, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो टक्कर के बाद, टक्कर के समय जो हुआ, ये चीजें जो है आपको क्लास 12 में आपको कोलिजन बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, वहां पे बताया जाएगा। अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आपको कोलिजन का पार्ट्स को स्किप कर दे रहा हूं। अब यहां देखो पी फाइनल, पी फाइनल क्या हो जाएगा, फिर इसका लिखोगे आप m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसे लिख सकते हैं। और क्योंकि मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज, कोई भी फोर्स नहीं है सिस्टम पे, तो मोमेंटम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। इसका मतलब क्या है सर, p इनिशियल जो है p फाइनल के बराबर रहेगा। चाहे टक्कर हो चाहे कुछ भी हो, आपका p इनिशियल जो है वो p फाइनल के बराबर रहेगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलो। ओके, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा सा फील आएगा। और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है सो फिर हम लोग देखेंगे। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो और एग्जांपल लूंगा इस पर बेस्ड। एक क्वेश्चन वही राइफल वाला जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या लिखता हूँ कि अ राइफल या गन लिखते ज्यादा आसान था, राइफल, अ राइफल ऑफ मास 5 केजी। हम लिए चलो, गन का तो 5 केजी ले भी नहीं सकते थे ना, एक केजी 1.5 केजी ऐसे लेना पड़ता है। क्या है, अ राइफल ऑफ मास, समझना आप लोग, अ राइफल ऑफ मास 5 केजी फायर्स अ बुलेट, समझना आप लोग, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, ऐसे ले लिया आप, 50 ग्राम कुछ 40 ग्राम लेते हैं। द बुलेट, मैं आपके सामने में क्वेश्चन बना रहा हूं, द बुलेट लीव्स द बैरल, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने एक बार एसओएफ के एग्जाम में देखा था। बैरल्स ऑफ द राइफल with a velocity 200 meter per second. If the bullet takes 0.004 second to move through the barrel, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, अब आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, दो तीन पार्ट देता हूँ। पहला तो आपको रिकॉल वेलोसिटी, एक मिनट क्या लिखते हैं, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द recoil velocity of rifle। आपको राइफल का रिकॉल वेलोसिटी, पीछे की ओर कितने वेलोसिटी से जर्क मारेगा वो निकालना है। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द राइफल ड्यू टू इट्स रिकॉल। क्या है सर, मैं समझाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले देखो क्या है कि अ राइफल ऑफ, समझना आप बच्चे, क्या है, अ राइफल ऑफ मास
5 kg, fires a bullet of mass 40 gram. The bullet leaves the barrel of the rifle with the velocity of 200 meter per second. समझना, if the bullet takes, कितना टाइम लग रहा है, 0.004 सेकेंड, बहुत हाई स्पीड है, to move through the barrel, कैलकुलेट, पहला आपको कैलकुलेट करना है रिकॉल वेलोसिटी, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन. सेकेंड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइफल ड्यू टू रिकॉल, यहां क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, यहां क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ. देखो मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं, समझना आप लोग, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि नहीं, हाँ ना बोलो. ओके चलो, अब देखो मास ऑफ राइफल, मास ऑफ राइफल दे रखा है आपको 5 kg. मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट आपको दे रखा था 40 ग्राम. 40 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट कर लो, है ना, ऑलवेज ये करना है, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये चीजें दिमाग में रख लेना. करने के लिए आप क्या करोगे, 40 डिवाइडेड बाय 1000, 40 डिवाइड 1000 करोगे तो आ जाएगा 0.04 kg. अच्छा, उसके बाद देखो आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है, हाउ मच, 200 मीटर पर सेकेंड. आपको क्या निकालना है, पहला निकालना है वेलोसिटी ऑफ राइफल, ठीक है सर, और सेकेंड टर्म में जो निकालना वो निकालेंगे, पहले हम लोग ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. देखो इनिशियली मान लो कि राइफल भी रेस्ट में था और बुलेट भी रेस्ट में था, इसका मतलब पी इनिशियल जो है, सो मास ऑफ राइफल इनटू 0, वेलोसिटी 0 था इनिशियली, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू 0, किसी भी चीज के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है, 0, ये आ जाएगा 0. पी फाइनल, पी फाइनल कितना लिखोगे आप जरा, पी फाइनल मास ऑफ राइफल इनटू वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वैल्यू रख दो. मास ऑफ राइफल आपको पता है 5, वेलोसिटी ऑफ राइफल नहीं पता है तो वी आर लिख देते हैं, प्लस मास ऑफ बुलेट 0.04 है सर, और इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 200. इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर अच्छे से डेकोरेट करेंगे, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट इट्स अ 5VR प्लस, यहां से देखो इसको हटाओगे आप, नीचे क्या आ जाएगा 00, ये कट गया, कितना आ गया 8, कितना आ गया बच्चे 8. समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ. अब देखो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कोई फोर्स नहीं हो, इस केस में तो कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था सर, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए. P इनिशियल तो 0 है, P फाइनल कितना आ गया 5VR प्लस 8. इसका मतलब इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5VR इक्वल टू -8 लिख सकते हैं. VR इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो जाएगा -1.6 मीटर पर सेकेंड. सर ये माइनस क्यों आया, देखो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, मैं मानता हूं कि ये राइफल है मान लो, ठीक है, बुलेट यहाँ पर था, बुलेट इधर की ओर भागा, इधर की कितने से भाग रहा है 200 मीटर पर सेकेंड से, तो राइफल इधर की ओर जाएगा कितना से 1.6 मीटर पर सेकेंड से. तो ये सर धीरे जा रहा है, यस, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास आप देखो ये 5 kg का है बच्चे, और ये कितना है 0.04 kg का है, तो कम मास, तो ये इधर की ओर जा रहा है, ये किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा. तो इसीलिए देखो आप अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इफ यू आर अज्यूमिंग दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन यू हैव टू अज्यूम दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. तो इसीलिए जो है, इसीलिए हमारा क्या आ रहा है, इधर की ओर है, और इसलिए आंसर में देखो क्या आ गया माइनस आ गया. क्लियर है, सबको समझ में आया सॉल्यूशन. सेकंड पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, मैंने ए लिख दिया था क्वेश्चन में, अच्छा 1 लिखा हुआ था यहाँ पे, इसको 1 कर, इसको 1 कर देते 1. किसी को फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया या कुछ भी, ओके क्लियर है, वेरी गुड. ओके अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बच्चे, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन. सेकंड पार्ट में लगा था कि बैरल से जो वो बुलेट पास किया उसी देर में जो है उतने ही टाइम में क्या हो रहा है आपका फोर्स एक्सर्ट कर. आपको नहीं फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या फोर्स का, फोर्स क्या पढ़ाया था आपको, चेंज इन मोमेंटम, change in momentum divided by time, टाइम इंटरवल. फिर से लिख दिया, ये पढ़ाया था. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P फाइनल माइनस
पी इनिशियल, यही तो चेंज मूवमेंट है, मैंने आपको ये बताया था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही तो एफ का फार्मूला बताया था न्यूटन सेकंड लॉ बताते समय, डिवाइडेड बाय टी माइनस जीरो कर दोगे आप। पी फाइनल कितने हैं बच्चे, पी फाइनल देखो हमारा यहाँ आया था 5r माइनस 8, तो अब 5r, अब तो हम लोग को उसका भी पता चल चुका है, पी फाइनल का वैल्यू लेते हैं 5 इंटू वी आर का वैल्यू पता है कितना है सर, माइनस 1.6 था, समझना -1.6 था। हम लोग सिर्फ राइफल की बात करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर राइफल कर रहे हैं, है ना। इनिशियली तो रेस्ट में था, तो पी इनिशियल कितना था 0, पी फाइनल कितना था 5 इंटू वी आर, तो इतना लिखोगे। तो ये डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है बच्चे, टाइम इंटरवल कितने टाइम में 0.04 सेकेंड था, देखो क्वेश्चन में 0.004, अभी तो मिस्टेक हो जाता है 00, यहाँ पर 004 था, इतना, ये कितना हो जाएगा, दिस इज द -8 डिवाइडेड बाय 0.004, अगर आप इसको हटाते हो तो 000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 000 आ जाएगा, तो क्या हो गया -8000 डिवाइडेड बाय 4 आ गया आपका, आप इसको कट कर दो, यहाँ से आ जाएगा -2000 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा है आपका, कितना फोर्स लग रहा है -2000, एफ का आ गया आपका -2000 न्यूटन, दिस इज आंसर, एकदम बेसिक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ओके ओके, नेक्स्ट डे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड एक दो और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, गन वाले, राइफल वाले, बोट वाले, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, तो हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है सो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन करने के बाद जो है सो हम लोग इस टॉपिक को बैंड करके उस दिन फ्रिक्शन भी कर ले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो है सो वेडनेसडे को है, तो वेडनेसडे के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है आज के लेक्चर में, ओके ठीक है, तो हम लोग बंद करते हैं।